देखिए ये आपका कौन सा चैप्टर है जो आपका मूल विधि में चल रहा था। आज का आपका चैप्टर है आयकर अधिनियम 1961। तो आयकर अधिनियम 1961 जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंतर्गत आप देखिए है तो बहुत सारा लंबा बहुत चौड़ा इसका धारा वारा है। मिला करके इसमें 298 धारा है, जितना हमारा अनुच्छेद के बराबर 395 अनुच्छेद है, 298 धारा की गई है। तो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं ऐसे जो एग्जामिनेशन में पुटअप होती है, बाकी सभी धाराएं ऐसे महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम आईटी एक्ट जो आया था 1860 ईस्वी में आया था सबसे पहले, यानी अंग्रेजों के शासनकाल में ही आईटी एक्ट इनकम टैक्स एक्ट आ गया था। कब आया था? 1860 ईस्वी में। उसके बाद उसमें मंत्री थे उसमें विल्सन, कौन थे? विल्सन, इन्हीं द्वारा लाया गया था। जब स्वतंत्रता के पश्चात सबसे पहले कब आया? 1961 में। कब आता है? 1961। देखिए 1961 में 13 सितंबर 1961 को पारित हो गया था। कब? 13 सितंबर 1961 को ये पारित हो गया था। लेकिन दोनों क्वेश्चन बनेगा। 13 सितंबर 1961 को पारित हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1962 ईस्वी को। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1962 ईस्वी को। लागू कब हो गया था? 1 अप्रैल 1962 को। और ये जो है पारित हुआ था 13 सितंबर 1961 को। तो लागू कहाँ हो गए? पूरे भारत में। कहाँ बेटा? पूरे भारत में। धारा यही बताती है क्या क्या? संक्षेप में, विस्तार और प्रारंभ। तो विस्तार कहाँ है इसका? पूरा भारत में। प्रारंभ कब हुआ है? 1 अप्रैल 1962 को। कब बेटा? 1 अप्रैल 1962। और अधिनियम लागू कब हुआ है? 1961 में। कब होता है? 1961। देखिए एक क्वेश्चन एसआई वाले में ऐसे बनेगा, यूपीपी वाले में तो सीधा बनेगा बेटा। सिर्फ एक क्वेश्चन यूपीपी में आएगा या होमगार्ड में आपके आएगा। जिस ये तो होमगार्ड में आ भी सकते रहेंगे, लेकिन यूपीपी में कंफर्म है। सिर्फ सन दिया रहेगा कि ये कब पारित हुआ। लेकिन एसआई में क्वेश्चन ऐसे बना सकता है कि वो चारों पांचों दे देगा अधिनियम, जैसे दहेज डीपी दे देगा, घरेलू हिंसा अधिनियम दे देगा, पॉक्सो दे देगा, आयकर अधिनियम दे देगा, फिर बोलेगा क्रम से इनको बैठाइए। तो क्रम से बैठना मतलब होता है पारित के हिसाब से क्रम से बैठना। तो आपको सिर्फ सन याद होना चाहिए कि कौन सा नियम कब आया हुआ, तो उस अनुसार उसको आप बैठा लेंगे। ठीक है, तो ये कब पारित हुआ था बेटा? 1961 में। और लागू कब हो गया था? 1962 में। क्लियर? तो इसमें देखा जाए तो कुल 23 अध्याय है, 14 अनुसूची है और 298 धाराएं हैं। अध्याय का क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जामिनेशन में यूपीएसआई में कि अध्याय कितने हैं इसमें? 23। कितने अध्याय? 23 अध्याय बेटा। अनुसूचियां 14 है और धारा कितनी है? 298। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं कुछ प्रमुख परिभाषाएं। किसके अंतर्गत आएंगे? धारा 2। तो धारा 2 के अंतर्गत धारा 2 का 7 है, धारा 2 का 9 है, धारा 2 का 7 का क है, 12 का क है, 2 का 24 है। इतने में परिभाषा बताई गई है कि क्या क्या होता है, किसको किसको कहते हैं। तो पहले इसमें ये क्या करिएगा कि इसमें दो चीज बार बार वर्ड आएगा। एक होता है निर्धारित्री, ये वर्ड बार बार आएगा। ये कौन होते हैं? ये होते हैं टैक्स पेयर। कौन होते हैं? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर ये लोग होते हैं जिन्हें हम इसकी भाषा में आईटी एक्ट के अंतर्गत क्या बोलते हैं? निर्धारित्री। क्या बोलते हैं? निर्धारित्री। देखो परम संक्षेप में आपको सब कुछ बता दे रहे ताकि आपको आराम दिमाग में बैठा रहे। निर्धारित्री वर्ड बार बार आएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होगा टैक्स पेयर, जो टैक्स का करते हैं, पेमेंट करते हैं। यदि कोई व्यक्ति टैक्स पेमेंट कर रहा है तो उसकी इनकम में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? उसका परिवार के मेंबर, यानी उसकी पति, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ये पूरे के पूरे इनकम टैक्स में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको इनकम टैक्स में छूट दिया रहता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जिनको इनकम टैक्स में छूट दिया रहता है। एक पॉइंट इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है निर्धारण वर्ष। अभी एग्जाम में किसी ने पूछा हुआ था कि निर्धारण वर्ष क्या होता है। 2 वर्ष होता है, एक होता है आधार वर्ष, एक होता है निर्धारण वर्ष होता है। आधार वर्ष होता है जिस आधार पर हम अगले वाले वर्षों का अनुकलन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आधार वर्ष। जैसे मैंने आपको गरीबी में पढ़ाया था कि गरीबी में यह मान लिया जाए कि आधार वर्ष 2011-12 है। इसका अर्थ यह होता है कि यह माना जा रहा है 2011-12 के बाद जनसंख्या नहीं बढ़ी है। 2011 बाद जनसंख्या नहीं बढ़ी। उस आधार पे हम गरीबी का आकलन करते हैं, बेरोजगारी का आकलन करते हैं आधार वर्ष के आधार पे। लेकिन जो इनकम टैक्स का आकलन किया जाता है नीलम, वो किया जाता है किस आधार पे? निर्धारण वर्ष के आधार पे। किस आधार पे? निर्धारण वर्ष। निर्धारण वर्ष होता क्या है? निर्धारण वर्ष होता है, अब सुनिएगा, निर्धारण वर्ष होता है इसका उल्लेख धारा 2 के 9 के अंतर्गत इसका परिभाषा किया गया है।
2 के 9 के अंतर्गत। एक धारा नहीं पूछेगा लेकिन जानते रहिए, धारा 2 के 9 के अंतर्गत आएगा। निर्धारण वर्ष किसे कहा जाता है? 12 माह की वह अवधि जो प्रत्येक वर्ष कब शुरू होगी? 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। इनकम टैक्स कब से कब के बीच लगता है? अच्छा, इनकम टैक्स मंथली लगता है, वार्षिक लगता है? हाँ, कैसे लगेगा? वार्षिक। क्या लगता है? वार्षिक। ये क्या करेगा? मत सुई मंथली लगता है। इनकम टैक्स कैसे लगता है? वार्षिक। और इनकम टैक्स आपके टोटल आय पे लगेगा। टोटल आय हो गया, उसमें से जो आप प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। किस पर आपको देना पड़ेगा? प्रॉफिट पर। और ये प्रॉफिट कब से कब के बीच का आकलन किया जाता है? ये आकलन किया जाता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच का। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च के बीच का। फिर बोलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच। इसे निर्धारण वर्ष कहेंगे। क्या बोलेंगे? निर्धारण वर्ष। ठीक। अब देखिए, आरटीए धारा 2 का 7 क्या बोलता है कि टैक्स पे करने वाले को निर्धारित्री कहा जाता है। अभी बताया आपको कि जो टैक्स पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? निर्धारित्री। इसके तहत कौन कौन व्यक्ति आते हैं? इनकम टैक्स के अंतर्गत कौन कौन व्यक्ति आएंगे? एक हिंदू अविभाजित परिवार आएगा, कोई कंपनी आएगी, कोई व्यक्तियों का समूह आएगा, कोई निकाय आएगा। जो टैक्स पेमेंट करने वाले जितने भी संस्थान हैं, जितने भी लोग हैं, सब क्या कहे जाएंगे? निर्धारित्री। क्या कहे जाएंगे? निर्धारित्री। कंफर्म हो गया ना? निर्धारित्री किसे कहा जाए? एग्जामिनेशन में आपका निर्धारित्री क्या होता है तो जिंदगी में पहली बार सब सुने रहेंगे। आता तो है कि इनकम टैक्स के अंतर्गत ये नियम होता, पता तो है आपको, लेकिन ये नहीं पता था कि निर्धारित्री कहते किसको है। वही क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। अब निर्धारित्री कहते किसको? बेटा दिया बैठा ना, किसको होगा? जो टैक्स पेमेंट करते हैं। जैसे कि हम हैं, आप लोग कहते हैं हम तो टैक्स पेमेंट करते हैं। अब टैक्स कैसे पेमेंट करते हैं? जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे सब टैक्स पेमेंट करते हैं, सब। अब उसके बताते हैं कौन कौन लोग आते हैं सरकारी विभाग के अंतर्गत। सॉरी, कौन कौन ऐसे लोग होते हैं जो टैक्स निश्चित उस पेमेंट करते हैं। टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है जो देना आपको ही है। इनकम टैक्स आयकर वो प्रत्यक्ष कर होता है, जैसे जिस पर लगेगा वही देगा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। जैसे आप पे लग गया 10,000 रुपए तो पेमेंट आपको ही करना है, किसी अन्य के माध्यम से नहीं होता। एकदम दिमाग बैठ नहीं बैठे? चलिए, तो निर्धारित्री किसे कहेंगे? जो टैक्स करता है। निर्धारण वर्ष कब से कब तक रहेगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, यानी 12 माह का समय। यही वो समय होता है जिसमें हम क्या लेते हैं? व्यक्ति से टैक्स लेते हैं। अच्छा, टैक्स लेंगे किस पे? प्रॉफिट पे लेंगे। किस पे लेंगे? प्रॉफिट पे। ठीक। अब देखिए आगे, अभी क्या होता है कि यह एक वार्षिक कर होता है। क्या होता है? वार्षिक कर। इसके लिए निर्धारण अधिकारी होगा। एक बात और प्रश्न क्लियर करिएगा। एक प्रश्न और आता है कि जितना भी आप अधिनियम पढ़ेंगे उसका कोई न कोई अधिकारी नियुक्त होता है। तो जो कार्य केंद्र सरकार देखेगी उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। जो राज्य सरकार देखेगी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। तो आयकर किसका हिस्सा है? केंद्र का कि राज्य का? केंद्र का। किसका? केंद्र। इसके जितने अधिकारी होंगे डिक्लेरेशन कौन करेगा? केंद्र सरकार। उसी का वर्णन बार बार किया गया था, हमने इसको लिखा नहीं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या डिक्लेयर किया था? अधिकारियों को। किस अधिकारी। देखिए, उसके बाद 12 के क में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बही या लेखा बही, ये सब क्या होता है? इसकी परिभाषा दिया गया है कि जो 2 तरीके से होंगे। या तो देखो, 2 तरीके से आपके पास आंकड़े उपलब्ध होते हैं। यदि आपसे आंकड़ा मांगा जाता है, कभी कभी आप सुने होंगे कि लोगों ने आंकड़ा प्रस्तुत नहीं कर पाया तो सरकार ने उस पर टैक्स लगा दिया। ठीक है, जुर्माना लगा दिया 20,000, 25,000, 50,000। लेट पेमेंट लगाता है 10,000, 20,000, 25,000। तो इस लेट पेमेंट का प्रतिभागी तो आप लोग भी होंगे कि कभी कभी आप किसी चीज को लेट फीस पेमेंट करते हो तो फॉर्म भरते समय तो उसका क्या होता है? एक्स्ट्रा चार्ज होता है। तो इसी तरीके से सरकार भी क्या करती है, आपसे कुछ काम, जैसे जो काम आप कर रहे हैं उसका कागज आपके पास होना जरूरी है। यदि आप उसके कागज को नहीं दिखा पाते हैं तो आप कहीं न कहीं आप अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। और जब आप अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे तो सरकार आपसे सिर्फ एक चीज वसूलती है, आर्थिक दंड लगाती है। क्या लगाती है? आर्थिक दंड। आर्थिक दंड का मतलब क्या होता है? पैसा। अब देखिए क्या करती हो। तो लेखा 2 तरीके से हो सकता है, या तो कागज पर लिखा पड़ा हो, या तो आजकल कंप्यूटर का जमाना आ गया है तो कंप्यूटर पर लिखा पड़ा हो। यानी या तो आपके पास आंकड़े कैसे होने चाहिए? हाथ के लिखे हुए, और या कैसे होने चाहिए? कंप्यूटराइज्ड। दोनों में से कोई कोई आंकड़ा आपके पास होना जरूरी है, जिन्हें बही या लेखा बही कहते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर उसको प्रस्तुत करना पड़ता है, और ना प्रस्तुत करने पे कौन कौन सा दंड होगा भी आगे आपके सामने है। उसके बाद आय की परिभाषा धारा 2 के 24 के अंतर्गत। आय कहते किसको है? इसकी परिभाषा किसके अंतर्गत है? धारा 2 के 24। ये महत्वपूर्ण है बेटा, यहाँ पे एक पॉइंट।
उसके बाद धारा 4 क्या बोलता है? धारा 4 बोलता है कि आयकर पर टैक्स देना पड़ेगा। आय पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स। आय पर जो टैक्स देना पड़ता है उसको कौन वसूलता है? केंद्र सरकार। प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष है? प्रत्यक्ष है। ठीक है, धारा 2 का धारा 4 के अंतर्गत। अब ये है आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, कहते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसे है जो इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है। ठीक, तो इसमें यह है कि भारत का निवासी, कल कौन सा पॉइंट पढ़ा था आपको? कल कौन सा चैप्टर पढ़ा था आपका? कल क्या पढ़ा था? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ना, जिसमें आपको एक नियम पढ़ाए थे हम आपको कि भ्रष्टाचार में वो पूरे भारत के लोग शामिल रहेंगे प्लस ऐसे व्यक्ति जो भारत के लेकिन रह कहाँ रहे हो? विदेश में, वो भी भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। ये बात क्या करिएगा। ठीक, अब इसमें भी एक पॉइंट ध्यान देना है कि इनके इनकम टैक्स के अंतर्गत कौन कौन लोग आते हैं। ये कहते हैं कि भारत का वह निवासी जो भारत में 182 या उससे अधिक दिनों तक भारत में रहा हो। कितने तक? 182 या उससे अधिक दिनों तक रहा हो। तो पहली शर्त यह हो गई। दूसरी शर्त यह कहता है कि जैसे मान लीजिए वर्तमान वर्ष चल रहा है, ठीक है, 2026। ठीक, ये व्यक्ति वर्तमान में 2026 में 182 दिन तो नहीं रहा है, तो इस तरीके से इनकम टैक्स पेमेंट नहीं कर सकता। लेकिन इसका नियम और है, बोलते हैं इसके 4 साल पहले यानी 2022 से शुरुआत करो। कब से? 22 से 23, 23 से 24, 24 से 25, 4 वर्ष पूर्व यानी 4 वर्ष में एक कुल मिलाकर अगर 365 दिन भारत में रहा हो। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, यानी 365 4 करोगे आप। इतने दिनों में अगर 365 दिन भारत में रहा हो और वर्तमान वर्ष जो चल रहा है यानी 2026, इसमें कम से कम 60 दिन अगर भारत में रहता हो तो उसको भारत का निवासी मान लिया जाएगा। क्लियर हो गया आपका? 2 शर्त है भारत में रहने की कि कम से कम चालू वित्तीय वर्ष में कितना दिन रहा हो? 182। दूसरा आपको क्या होता है कि चालू वित्तीय वर्ष में न रह रहा हो तो कोई बात नहीं है। चालू वित्तीय वर्ष में अगर न रह रहा हो तो कोई बात नहीं है, पिछले 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन रहा हो और चालू वित्तीय वर्ष में कितना दिन? 60। क्लियर हो गया? एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बाबू, तो यह आता है कि किस धारा के अंतर्गत कृषि को आयकर से मुक्त रखा गया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान सुनिए बेटा। कृषि को आयकर से मुक्त यानी कृषि पर कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। क्यों नहीं देना पड़ता? ये आता है धारा 7 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 7। अब आप इसके आगे पढ़ेंगे, सॉरी धारा 10 का फर्स्ट अंतर्गत। किसके? धारा 10 के फर्स्ट। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको कि किसमें इनको छूट है। किसके अंतर्गत इनको छूट प्राप्त है। अब देखिए किसमें छूट प्राप्त है। पहला है धारा 10 का फर्स्ट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आप जो है कृषि से होने वाली आयकर से मुक्त है। 10 का फर्स्ट, कृषि से जो आय हुई उस पर इनकम टैक्स नहीं। इसका धारा महत्वपूर्ण है। धारा महत्वपूर्ण है जितनी बता छूट वाले का। धारा 10 फर्स्ट के अंतर्गत क्या आएगा? कृषि से होने वाली आय क्या है? धारा से आयकर से मुक्त है। 2021 में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला होता है धार्मिक आय। ये भी सुनेंगे आप कि धर्म का जो पैसा आता है वो क्या होता है? टैक्स फ्री रहता है। सुने नहीं सुने? यानी जितना चाहे जितना भगवान चढ़ाओ सब टैक्स फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक शर्त होता है। शर्त ये है कितना पैसा टैक्स फ्री होगा आपको पता है? जितनी मंदिर या मस्जिद जो भी बना हुआ है उसकी पूरी प्रॉपर्टी का 15% तक आप दान ले सकते हो। कितना परसेंट तक? 15% दान ले सकते हो। उतना तक टैक्स फ्री रहेगा, उसके बाद टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका धारा 11 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 11। क्लियर हो गया? 10 के अंतर्गत क्या आएगा? कृषि वाला। और 11 के अंतर्गत क्या आएगा? धार्मिक। धार्मिक। अब आता है अगला धारा 14। कहता है धारा 14। इसमें कहता है कि आय को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। ये आय कौन से हमारे यहाँ जो आय का मुख्य स्रोत क्या क्या है? एक है वेतन। पहला क्या है? वेतन, जो वेतन से आय प्राप्त होता है। दूसरा गृह संपत्ति से आय प्राप्त होता है, यानी जिसके पास प्रॉपर्टी जितना है उससे जितनी उसकी आय प्राप्त होती है। तीसरा होता है पूंजीगत लाभ, यानी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ होता है पूंजीगत लाभ। चौथा है व्यवसाय से प्राप्त लाभ और पांचवा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय।
तो यानी कुल कितने स्रोत हमारे पास आय के हैं? पांच। 5। कितना डा? 5। ये केयर के पहला क्या है? सैलरी, वेतन हो गया। दूसरा क्या हो गया? गृह संपत्ति। तीसरा क्या हो गया? पूंजीगत। और चौथा हो गया व्यापार। और पांचवा हो गया अन्य संपत्ति। ये धारा 14 के अंतर्गत इसकी व्याख्या किया गया है। धारा 15 कहता है कि वेतन की परिभाषा क्या होती है। धारा 15 में वेतन की परिभाषा क्या होती है? ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछता है कि कुछ लोग अपने बच्चों की शिक्षा पर भी टैक्स फ्री का बात उठाते हैं। उनको टैक्स फ्री दिया भी जाता है बच्चों की शिक्षा पर। जैसे शिक्षा पर टैक्स फ्री है, स्वास्थ्य भी टैक्स फ्री है। तो जो ये शिक्षा फ्री है ये केवल 2 बच्चों तक फ्री है। कितने बच्चों तक? 2 बच्चों तक। यानी अगर आप 2 बच्चों तक होता है तो शिक्षा में आपको टैक्स में रियायत दी जाएगी। उसके बाद जो बच्चे आपके हैं तो आप ये नहीं दिखा सकते मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 15 बच्चे हैं। सरकार कहती है तुम नौकरी छोड़ घर चले जाओ। ठीक है, अब इलाज करवा रहे हो, पता चला अपनी इलाज तो करवा ही रहे हो, अपनी पत्नी का इलाज करवा रहे हो, अपने 18 बच्चों का इलाज करवा रहे हो, तो सरकार कहती है हम आपके 18 बच्चों का पैसा नहीं दे पाएंगे। सिर्फ कितने बच्चों देंगे? 2 बच्चों। बच्चों को पढ़ा सरकारी वाले कहते हैं ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। बाद में आप इस चीज आर्मी का देखते होंगे कि वो लोग अपने बच्चों का पूरा फीस का पेमेंट वहां ले जाकर दिखाते तो उनको पैसा मिलता है पूरा से। बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें सब सरकार सब कुछ देती है, स्पेशल आर्मी वाले को। तो क्या होता है सरकार कहती है सिर्फ और सिर्फ 2, उससे ज्यादा हम आपको नहीं देंगे। तो कितने पर रिबेट मिलता है? सिर्फ 2 बच्चों पर। धारा 64 कहती है, धारा 64 ये बोलता है कि अभी बताएं कि देखिए अगर आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हो तो आप मर गए तो इसके बाद भी आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा बाबू। आपके परिजन, आपके वंशज टैक्स पेमेंट करेंगे। हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। कंपनी चल रही है तो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और जो ये आय होता है ना, 3 लोग की आय शामिल किया जाएगा। आप, आपकी पत्नी और आपके बच्चे जो है सभी से जितनी आय प्राप्त होती है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अच्छा, इस समय आपको बनता होगा आय प्रमाण पत्र। तो कहते हैं आपका अपना आय प्रमाण पत्र बनवाइए। ठीक है, तो अपना जो आय प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपके पास तो कोई आय है नहीं, तो आप देखते होंगे आपके आय प्रमाण पत्र में आपके पिताजी की पूरी संपत्ति लिखी जाती है। चाहे आपकी आय, चाहे वयस्क हो चाहे अवयस्क हो, आपकी प्रॉपर्टी आपके पिताजी से इंक्लूड मान ली जाती है। मेरी बात समझे नहीं समझे? इसी के अंतर्गत आ रहा। क्लियर हो नहीं क्लियर हो रहा? ठीक है। उसके बाद आगे आप जो देखेंगे उसको आप सरकारी आदमी जो होगा उससे पूछे कोई बताई देगा। आगे जो है अगर सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो कल आपके एग्जाम में पूछा धारा 16 हाँ फॉर्म 16। फॉर्म 16 क्या होता है? एग्जाम में आपको कराना है फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म, एक ऐसा प्रमाण पत्र जिसको यह सिद्ध होता है कि आप सरकारी टैक्स पेमेंट कर रहे हैं। ये फॉर्म 16 का फॉर्म होता है। कौन सा होता है? फॉर्म 16। इस पूरे में खाली एक ही फॉर्म आएगा, फॉर्म 16। कौन बेटा? फॉर्म 16 का संबंध है। ये प्रमाण पत्र एक तरीके का है जिसके अंतर्गत ये होता है कि आप इनकम टैक्स पेयर हो। क्लियर हो गया ना? अच्छा, उसके बाद अगला अब देखिए क्या क्या छूट देते हैं सरकार। जब भी इनकम टैक्स आती है तो आप जितने भी सरकारी आदमी को देखोगे तो कहते हैं कि वो भाई साहब LIC बहुत लंबा लंबा कराएंगे। चाहे जिसको देखोगे LIC लंबा लंबा कराएंगे, LIC 100% कराएंगे। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आप LIC में जमा करते हैं उस पर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती। क्यों? क्योंकि LIC है किसका? सरकार का। तो आप प्रत्यक्ष पैसा दे किसको रहे हैं? सरकार को दे रहे हैं। सरकार आपका पैसे यूज कर रहे हैं तो क्या करें आपसे ले? मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 है। कितना है? 50,000। और आपने उसमें से 20,000 रुपए कितना दे दिया सरकार को पर मंथ LIC पर ईयर का। तो आपने 20,000 दे रखा है तो ये 20,000 पर मंथ आपका कटता रहेगा। तो सरकार इस पर आपको टैक्स नहीं लेगी। 2,40,000 का टैक्स आपसे नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि किसके पास गया है? LIC के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? 80C। क्या? 80C। हाँ, LIC की जो प्रीमियम जमा होती है उस पे जो छूट मिलता है वो आता है क्या नाम है? दावा 80C के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? 80C। ठीक है। फिर 80D आता है। 80D क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस सब ले लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस नहीं सुने? मतलब जितने भी सरकारी आदमी होंगे सब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। नहीं तो इससे सरकार हमारा पैसा काटती है हर मंथ इसके नाम पर। हेल्थ इंश्योरेंस नाम पैसा आपसे काट लेगी। तो जितना आप हेल्थ इंश्योरेंस में जमा कर रहे हो, जितना आप LIC में जमा कर रहे हो, उस पे आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो LIC वाले की छूट किसके अंतर्गत आएगा? 80C के अंतर्गत। ठीक है। और उसके बाद 80D के अंतर्गत क्या आता है? हेल्थ इंश्योरेंस। क्या आता है? हेल्थ इंश्योरेंस। 80 का CCD ये क्या है? 80 का CCD है पेंशन। क्या है? पेंशन।
फिर 80 का यस आता है शिक्षा के लिए उधार ली गई राशि, यानी आप कभी कभी लोन लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, शिक्षा के नाम पर आप लोन ले लेते हो, तो उस पर जो कटौती होगी किस पर? 80 एस, क्या होगा? 80 एस। और 80 4 है दान, क्या है? दान। फिर से देख लीजिए 80 का सी LIC, क्या है? LIC। 80 का डी हेल्थ इंश्योरेंस। क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस। 80 का CCD पेंशन, पेंशन। क्या है? पेंशन। 80 का यस मतलब शिक्षा, यस मतलब शिक्षा। 80 का 4 मतलब दान। क्लियर? सब कुछ समझ अपने तो दान दे रहे हैं, इस सब में आयकर मुक्त रहेगा, आयकर देना पड़ेगा, मुक्त रहेगा। यानी इनकम टैक्स पेमेंट ही नहीं करना है। अब ये होता है अप्लाई नहीं करते। अगला होता है आपका आयकर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार। तो नियुक्ति भी कौन करेगी? केंद्र सरकार। अच्छा, जब भी आप इनकम टैक्स पेमेंट करते हो, बैंक में खाता खुलवाने जाते हो या कोई भी बैंक का कोई भी पैसे का लेन देन काम करते हो, तो आपसे सबसे पहले क्या मांगा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट, मतलब क्या अनिवार्य मांग रहा है? आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा निर्वाचन कार्ड, चौथा जॉब कार्ड। क्या आपसे अनिवार्य मांगेगा? पैन कार्ड। अगर आपने अकाउंट खुलवाया और पैसे का लेन देन ज्यादा होना शुरू हुआ तो आपसे कहेंगे बाबू पैन कार्ड लेकर के आओ। स्कूल वाला खाता खुला तो कोई बात नहीं, सरकारी पैसा आएगा उसमें, इसके सिवा कोई नहीं, आपको बेरोजगार मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया किसी महीने आ गया और आपने गलती से 50,000 रुपए निकालने बैंक पहुंच गए, तो पूछेगा पास पैन कार्ड है? या आप कोई बड़ा खाता खुलवाना चाहते हो, सेविंग का जनरल अकाउंट होता है, सेविंग का बड़ा अकाउंट होता है। अगर बड़ा अकाउंट हमने तुरंत खुलवा, पहले क्या मांगा आपसे? पैन कार्ड। और आप कहते हैं कि ठीक है मेरे पास नहीं है, तो कहता है ठीक कोई बात नहीं, हम मैनेज करवा देंगे। तो मैनेज करवाने का मतलब ये होता है कि आपको लिमिटेशन बात देगा कि आप 30,000 ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। पैन कार्ड दोगे तो 50,000 निकालोगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैन क्या है? पैन एक पहचान है कि आप क्या हो, इनकम टैक्स पेमेंट करने लायक बन गए। पैन एक पहचान है कि आप इनकम टैक्स पेमेंट करने के लायक बन गए हो। तो जब भी आप किसके अंतर्गत आता है? 139A। क्या होता है? 139A। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इससे पैन कार्ड जारी करने का जो अधिकार होता है वो आयकर अधिनियम किसके अंतर्गत आता है? 39A के अंतर्गत। किसके 39A के अंतर्गत आएगा क्या? पैन कार्ड पैन कार्ड। जारी। ठीक है, उसके बाद 159 क्या बोलता है? 60 साल में लोग मर जाएंगे। कितने मरेंगे? 60। पक्का? उससे पहले नहीं? हाँ, हम तो उससे पहले चले जाएंगे यार। 59 साल मान लीजिए व्यक्ति मर गया, तो क्या मरने के बाद उसको टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा? बोले यार, वो कहाँ से करेगा? तो गया उस पर, हाँ, उसके क्या वंशज को, क्या होता है? वंशज को। यानी अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो टैक्स पेयर की मृत्यु के बाद उनके वारिस को टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपके पिताजी टैक्स बरकरार करके चले गए, आपको जाओ पिताजी खत्म तो टैक्स सब खत्म ना। टैक्स तो बाबू देना पड़ेगा, कंपनी चल रही है तो ये मत सोचिएगा कि पिताजी खत्म तो टैक्स खत्म, ना ना। अगर आपके पिताजी खत्म हो गए फिर भी कंपनी आपकी चल रही है तो आपको टैक्स पेमेंट, सरकार अपना पैसा बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, चाहे सीधा ले चाहे टेढ़ा ले, लेकिन ले लेगी सरकार पैसा आपसे, क्योंकि सरकार देती भी बहुत है। तो जिस हिसाब से देती है उस हिसाब से लेना भी चाहिए हो, तो सरकार लेने वाला कार्य भी करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि 159 के अंतर्गत टैक्स पेयर की मृत्यु के बाद या वारिस कौन पेमेंट करेगा? वारिस। उसके बाद अगला होता है आयकर समझौता। आयोग का गठन कौन करती है? केंद्र सरकार। कौन दिया? केंद्र सरकार। जैसे बहुत ज्यादा टैक्स हो गया है किसी कंपनी के बीच, अब वो टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, समझौता करना चाह रहे हैं कि ठीक है, जैसे बिजली विभाग नहीं देखते आप कि बहुत ज्यादा बिल आ जाता है तो कहते हैं भाई छूट चल रहा है, छूट ना भैया। तो छूट क्या छूट करते, इसका मतलब थोड़ा होता है कि आपका बिजली का बिल 150 आया था तो आपसे 50 भी ले लेंगे। ये क्या करते हैं पता है? ये जो मूलधन आपका 150 पे आया था, इस पे जो उन्होंने ब्याज लगाया वो जो छोड़ देंगे, बाकी मेन टैक्स तो आपसे लेंगे ही। तो ऐसे इनकम टैक्स आयकर समझौता गठन भी किया था। करती कौन है? केंद्र सरकार।
जो बड़े बड़े लोग हैं उनके पास क्या हो, बहुत ज्यादा टैक्स हो गया है, एक आम पब्लिक है उसके बाद बहुत सारा टैक्स हो गया है, अब टैक्स पेमेंट नहीं कर पा रही, तो सरकार समझौता गठन स्थापित कर देती है कि ठीक है आपके पास इतना टैक्स, आप इतना पेमेंट कर दीजिए, प्लान खत्म हो जाएगा। तो किसका अधिकार होता है ये? केंद्र सरकार का। इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, कई सारे सदस्य होते हैं। ठीक, आप देखिए यहाँ तक तो हो गया आपका इनकम टैक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स का नियम क्या होता है, और क्या क्या परिभाषा होता है, निर्धारित क्या होता है, और किस पे आपने छूट दे रखा है। इस अच्छा सरकार ध्यान दीजिएगा, अगर सरकार आपसे पैसा ले रही, जिस पैसे को आपसे ले रही है, क्या सरकार उस पर भी आपसे टैक्स लेती है? नहीं। जैसे एलआईसी जमा की टैक्स लगी? नहीं। आपके हमने खाता खुलवाने टैक्स लगी सरकार? नहीं। क्यों? क्योंकि पैसा किसके पास जा रहा है? सरकार के पास। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए आप टैक्स भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, उसके बाद हम आपको सूचना दे रहे हैं, सूचनाओं पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आप हल्का ले रहे हो हमको, इनकम टैक्स वाले को, तब सरकार जुर्माना लगाना चालू करती है और सरकार आर्थिक दंड ज्यादा लगाती है। क्या लगाती है? आर्थिक। अब आगे आप पढ़ेंगे दंड क्या है। दंड है, पहली बार किसी सूचना को पालन न करने पर 10,000 का जुर्माना। याद है ना? पहली बार पकड़े गए हैं, दो अपराधी थे, एक भ्रष्टाचार पहली बार पकड़े गए और एक बार याद है? भूल गए? ये सर। तो मैंने बता दें, पहली किसी को सूचना को पालन न करने पर, यानी इनकम टैक्स ने कोई आपको मैसेज किया है और आपने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो आप पे जुर्माना कितना हो गया? 10,000। कितना? 10,000। जब कभी भी इनकम टैक्स कहीं छापा मारती किसी बड़े दुकान या पर या फिर किसी बड़ी कंपनी पे, तो पहले कहती है अपने कागज दिखाओ। एक पिक्चर देखोगे अक्षय कुमार की, जिसमें फर्जी बोलता है ना, स्पेशल 26 पहुंचते तो कहता है इनकम टैक्स ना, सीबीआई की रेड पड़ी है, कागज लेकर आओ, तो सारे कागज लेकर आओ, पहले कागज ये देखते हैं। या कभी भी दुकान पे चेक करने जाते हैं, पहले कागज दिखाओ, अब कागज में कमी तो होना ही होना है, फिर पैसा लेना ही लेना है उनको। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर लेखा जोखा नहीं रख पाते हैं तो 25,000 का जुर्माना। कितना है? 25,000 जुर्माना। वही जो बता, लेखा जोखा दो तरीके से होगा, या तो कंप्यूटराइज या तो हाथ से। ठीक है। तीसरा होता है 271 का चयन। 271 का चयन क्या होता है कि अगर आप निर्धारित वर्ष से पहले अपने आय का टैक्स पेमेंट नहीं करते हो, जैसे जो टैक्स वर्ष था उसमें आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया, तो आपको 5,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। कितना लगेगा? 5,000। इसके अतिरिक्त ऐसा लगता चला जाता है, पहली बार कितना लगता है? 5,000। अब इस और संपत्ति को, अगर मान लीजिए संपत्ति का कागज आपसे मांगते हो, संपत्ति का कागज आप नहीं दिखा पाते हैं, तब आपको जुर्माने के साथ ही साथ 2 वर्ष की जेल भी है। यदि संपत्ति का कागज दिखा नहीं पाते हैं तो कितना है? 2 वर्ष का जेल। कोई जो कहते हैं ना कि सुने होंगे इस चीज का, कि गाड़ी लेकर के जाते हैं, पैसा चुनाव में ज्यादा सुनाई पड़ता है कि नोट वोट पकड़ा गया आपको, और उस नोट का उन्होंने विवरण नहीं बता पाया कि पैसा आया कहाँ से है। तो वही है ये कि संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, तो कितना होगा? जुर्माना होगा ही होगा, उसके साथ 2 साल की जेल। ठीक है। और अंतिम पॉइंट ये है कि कितने कौन से लोग जो है इनकम टैक्स से फ्री रहते हैं, जो 80 साल वाले हैं या उससे एबव वाले हैं, वो इनकम टैक्स से क्या होंगे? फ्री। वरिष्ठ नागरिक या इनकम टैक्स वाले फ्री। ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर, कोई दिक्कत किसी को?